सेकेंड ईयर आज हम पढ़ेंगे 14.5 टॉपिक जिसका नाम है फेज़। देखिए बच्चे, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेंथ इसकी है, लेकिन हम इसको इम्पोर्टेंट नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन को लास्ट में मैं दोबारा करवाऊँगा, एक बार देख लें। कहता है ये जो फेज़ होता है ना, बेसिकली ये एंगल होता है। एंगल कौन सा? थीटा एंगल। ठीक है, जो थीटा एंगल है वही फेज़ है। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रही है या SHM हो रही है, उसमें जो एंगल बन रहा था थीटा, दैट इज़ कॉल्ड फेज़। ओके, थीटा किसके बराबर होता है? ओमेगा टी। तो ये बात हमने की है ना कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि थीटा एंगल बराबर होता है ओमेगा इंटू टी के, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ठीक है, याद रखना है। विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो एंगल है ये क्या स्पेसिफाई करता है, यानी आपको क्या बताता है? ये आपको डिस्प्लेसमेंट x बताता है, एक चीज़, एज वेल एज, और दूसरी चीज़ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट। वो पॉइंट जो SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी डायरेक्शन भी बताएगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा। इज़ कॉल्ड फेज़। हम इस एंगल को फेज़ कहते हैं। ओके, सो फेज़ क्या होता है? फेज़ इज़ द एंगल थीटा। सो थीटा बराबर होता है ओमेगा एंड टी के। ठीक है, और ये क्या काम करता है? फेज़ क्या काम करता है? फेज़ दो चीज़ें आपको बताएगा। नंबर वन, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। डिस्प्लेसमेंट यानी जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसका क्या डिस्प्लेसमेंट x है वो बताएगा। नंबर टू, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा, यानी वो बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है वो भी ये एंगल आपको बता देगा। अब बच्चे, जब हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था ना, सर्कुलर मोशन, और साथ ही SHM निकाली थी, तो उसमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला आया था ना, x इक्वल टू एक्स नॉट कोस थीटा, ये मैं लिख लेता हूँ जी। तो वो फार्मूला है x इक्वल टू एक्स नॉट एंड कोस थीटा। ठीक है बच्चे, अब इसमें मैं थीटा की जगह ज़ाहिर है उसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, विच इज़ द ओमेगा एंड टी। सो मैं इस थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करता हूँ। सो ये है x इक्वल एक्स नॉट कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा एंड टी आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक फार्मूला आ गया जी। तो बेटा, अब इस फार्मूले में x क्या है आपको याद होना चाहिए। दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x होता है। ठीक है, उसके बाद जो x नॉट होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। मुझे याद है सर्कुलर मोशन में हमने ये रेडियस के बराबर काउंट किया था, और रेडियस जो है ना वो मैक्सिमम ही बनता है वहाँ पे। तो x नॉट क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, कोज आपको पता है एक फंक्शन है। ओमेगा जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो t है वो तो टाइम है। तो ये सारी इक्वेशन में ये बेसिक वैल्यूज़ हैं जी। तो बच्चे, अब बात को गौर से सुनना है। मैं इस इक्वेशन को एक नए अंदाज से लिखने लगा हूँ। देखें, सबसे पहले है x इक्वल टू, उसके बाद क्या है? x नॉट, उसके बाद कोज है ना, और उसके बाद ज़रा ब्रैकेट लगा लें। क्या लिखें? ओमेगा टी, लेकिन साथ में प्लस कर दें फाई एंगल को। एग्जैक्टली। सो आप कहेंगे कि सर ये जो ओमेगा टी है ये भी तो थीटा एंगल ही था। थीटा एंगल यानी यस, ये ओमेगा टी थीटा है, और उसके साथ हमने एक और एंगल फाई को ऐड कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एंगल ना पहले से कवर हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप कंसीडर करें ये एक सर्कल है, उस सर्कल में यहाँ पर इस सेंटर होगा ना, और ये उसका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला। ठीक है, नाउ लेकिन हमने जब बॉडी को देखा ना, तो बॉडी इस पॉइंट पर पड़ी थी, यानी यहाँ पर पड़ी थी, इस पॉइंट पर। तो अब हम बॉडी को इस तरह से, यानी यहाँ से आगे मूव करता हुआ समझेंगे ना, लेकिन ये जो एंगल है ये तो बॉडी ने पहले ही कवर किया हमारे स्टडी करने से पहले ही। तो हम इस एंगल को फाई का नाम दे देंगे, और उसके बाद जितना बॉडी, फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ तक सफ़र करती है, तो इस एंगल को थीटा का नाम देंगे। सो फिर दो एंगल बनेंगे, एक थीटा एंगल जिसकी वैल्यू ओमेगा टी के बराबर होती है, जो हम साथ साथ समझेंगे, और ये जो फाई एंगल होता है ना बच्चे, ये वो एंगल होता है जो पहले ही बॉडी कवर कर ली होती है। लिहाजा हम इस फाई एंगल का नाम क्या रखते हैं? इनिशियल फेज़। इनिशियल फेज़ यानी वो फेज़ मतलब एंगल, ये वो फेज़ है, ये वो एंगल है जो बॉडी इनिशियल ही कवर कर चुकी होती है।
जी तो बेटे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये जो फाई एंगल है ना, ये इनिशियल फेज़ का एंगल है। नाउ बच्चे ये जो ब्रैकेट के अंदर दो एंगल आ रहे हैं ना, ओमेगा टी प्लस फाई, हम इसको कलेक्टिवली नाम देते हैं फेज़ ऑफ मोशन का, फेज़ ऑफ मोशन का। मज़ीद ये कि ये जो क्वांटिटी आ रही है ये टाइम वेरिंग है, यानी टाइम के साथ इसकी वैल्यू तब्दील होगी, क्योंकि इसमें टाइम का ये जो फैक्टर जो आ रहा है, तो टाइम डिफरेंट हुआ, क्वांटिटी तब्दील हो जाएगी। ये हम करेंगे प्रैक्टिकली आज। जी तो बेटे मैंने कुछ बातें आपको समझाई हैं। देखिए ये पहली कोइन हमने यूज़ की, आप कहेंगे 180 कैसे आ गया, अभी इसको छोड़ देते हैं, ये कोइन आपने नहीं करनी, काट देनी है, ठीक है। उसके नीचे बातें लिखी हुई ना, एक्स नॉट मैक्सिमम है, एक्स वाई, ये सारी बातें हमने पढ़ा दी। आगे जाते हैं, मैंने आपको ये कोइन बताई कि जिसमें ओमेगा टी के साथ फाई ऐड कर दिया जाए। फाई क्या होता है, इनिशियल फेज़ खुद से लिख लें। उसके बाद कहता है कि ये जो टाइम वेरिंग क्वांटिटी है ना, सारी ब्रैकेट जो अभी बात की है कि ओमेगा टी प्लस फाई, दैट इज़ कॉल्ड फेज़ ऑफ मोशन। इसका क्या मतलब है, फेज़ ऑफ मोशन। इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ मोशन एट गिवन टाइम, यानी टाइम के हिसाब से ये चेंज होती रहेगी और मोशन चेंज होती रहेगी। जी तो बेटे आगे ना थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, कहता है द कांस्टेंट इज़ कॉल्ड फेज़ कांस्टेंट और फेज़ एंगल। कांस्टेंट कौन सा, यहाँ पे उसने ना फाई लिखना था, द कांस्टेंट फाई, कांस्टेंट फाई। तो ये जो फाई है ये कांस्टेंट यहाँ पर कह रहा है, और इसका क्या नाम होता है, फेज़ कांस्टेंट या फेज़ एंगल। तो याद रखिएगा, फेज़ ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड फेज़ ऑफ मोशन। फेज़ ऑफ मोशन क्या है, पूरी ब्रैकेट, और इस पूरी ब्रैकेट के अंदर ये जो सिर्फ फाई है ये वाला, इसका नाम है फेज़ कांस्टेंट या फेज़ एंगल। इसी को मैंने इनिशियल एंगल बोला है। उसके बाद कहता है द वैल्यू ऑफ, अगेन यहाँ पे जगह छोड़ी और ये फाई आगे लिख दिया, इस बार अगेन यहाँ पर फाई आना है। ये सारी जो पीडीएफ में मसले हैं शायद ये बुक में ना हो, उम्मीद करते हैं। द वैल्यू ऑफ फाई डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हो ना कि ये जो फाई है इसका ताल्लुक किसके साथ है, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ है, एंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी के साथ भी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चे, ये तो था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन फेज़ के बारे में। अब हमने ज़रा यहाँ से शुरू होना है और फिर आपको यहाँ तक एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये सारा आपने ये सारा रीड करने की कोशिश करेंगे ना, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज्ड टोटली। तो जो मैं समझा रहा हूँ नोट करते जाएं, और साथ ही हम इन डायग्राम ग्राफ को भी बनाएंगे, और वो भी आपने यहाँ से नहीं देखने, जो मैं ग्राफ बनाऊँगा वो समझ लेने हैं। जी तो बेटा प्रॉपरली डेरिवेशन शुरू करने से पहले ना, यहाँ पर इस इक्वेशन में हम इस ओमेगा की वैल्यू को पुट करते हैं। ओमेगा क्या होता है, देखें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या सर्कल के केस में हम इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। बच्चे एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं ना, ओवर टाइम के। ये फर्स्ट ईयर के फार्मूले हैं कि ये जो ओमेगा बराबर होती है थीटा ओवर टाइम के, ठीक है। अब थीटा एंगल होता है, तो अगर हम सर्कल की बात करें और सर्कल में एक चक्कर की बात करें, एक चक्कर, तो एक चक्कर में थीटा कितना बन जाएगा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, क्योंकि एक चक्कर या एक सर्कल में एंगल होता है 2 पाई रेडियन के अंदर। डिग्री के अंदर बात करोगे तो 360 हो जाएगा, लेकिन हमने रेडियन में रहना है। और आपको पता है टाइम जो है वो कैपिटल टी या टाइम पीरियड बन जाएगा जब हम एक चक्कर की बात करते हैं ना, पूरे चक्कर की, तो इस दौरान जो टाइम लगता है हम उसको टाइम पीरियड कैपिटल टी बोलते हैं। तो अब ओमेगा का फार्मूला क्या गया, क्योंकि हमने एक चक्कर को समझना है ना। सो ओमेगा का फार्मूला मैं यूज़ करूँगा 2 पाई ओवर कैपिटल टी। तो बेटे इसको कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ओमेगा का फार्मूला पुट करने लगा हूँ। सुनाओ, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, x इक्वल एक्स नॉट, उसके बाद है कोज, ठीक है। ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिया, 2 पाई ओवर कैपिटल टी, 2 पाई ओवर कैपिटल टी, ठीक है। उसके बाद साथ में क्या है, डॉट स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद हमने प्लस करना है उसमें फाई एंगल को, ऑलराइट। सो अब ये मेरे पास क्या आ गई, x की वो इक्वेशन आ गई जिससे मैंने अब डेरिवेशन करनी है। जी तो बच्चे कंसीडर कर लें कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी सर्कल मोशन और SHM को साबित कर दिया है कि वो रिलेट करते हैं, ठीक है। उसका ये वाला सेंटर है और सेंटर में हमने एक रेडियस बना लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट को स्टडी करना है। आप चाहो तो इसका नाम रख सकते हो पार्टिकल P,
ये पार्टिकल को स्टडी करना है ना जो इस सर्कल में मूव करेगा। आप देख सकते हो ये पार्टिकल यहाँ पर नहीं है या यहाँ पर नहीं है, मतलब कि अगर ये इस जगह पर कहीं पर होता ना तो इतना एंगल यानी फ़ाई शुरू से ही एग्जिस्ट करता, या फिर पॉइंट यहाँ पर होता तो यहाँ पर एंगल बन रहा होता ऑलरेडी इतना फ़ाई एंगल। लेकिन अब हमने ऐसा सपोज़ नहीं किया, हमने यही कंसीडर किया है कि ये जो पार्टिकल है ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर ही है, मतलब कोई इनिशियल एंगल है ही नहीं। यानी मेरा ये केस नंबर 1 में हेडिंग दूंगा केस नंबर 1, और केस 1 क्या होगा, व्हेन फ़ाई एंगल इज़ इक्वल टू 0, यानी जब इनिशियल फेज़ है ही नहीं, इनिशियली फेज़ कितना है, 0 एंगल है फेज़ का। ओके, और बच्चे साथ ही मैंने है ना इस सर्कल के मोशन को देखते हुए ना इधर ग्राफ बना लेना है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैं ना यहाँ पर टाइम लूँगा, एक्स एक्सिस पे मुझे क्या लेना है, टाइम। ठीक है, सो हम एक्स एक्सिस पे लिख लेते हैं कि टी टाइम लेंगे, और ये वाई एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स लूँगा। आप देखोगे कि ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट पर x 0 होता है, और ऊपर लेट सपोज़ ये पॉइंट है जिस पर x नॉट हो जाएगा, यानी x मैक्सिमम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में। और फिर नीचे भी एक पॉइंट होगा लेट सपोज़ यहाँ पर, जहाँ पर नेगेटिव x नॉट होगा, यानी नीचे की तरफ मैक्सिमम मतलब नेगेटिव की तरफ मैक्सिमम। जी तो बच्चे ऊपर मैंने एक बात की थी कि मुझे ना एक चक्कर को समझना है, और ये भी बताया था कि एक चक्कर के दौरान टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी, यानी टाइम बराबर हो जाता है टाइम पीरियड के। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस ग्राफ में फाइनली बनाना है कैपिटल टी, यानी एक चक्कर का टाइम पीरियड। तो मैं उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। जी तो बच्चे देखें, इस पॉइंट पर जो टाइम होगा वो तो 0 होगा ना, फिर अगला ये जो पॉइंट है इस पर टाइम होगा t/4, यानी चौथा हिस्सा। फिर इस लाइन या इस पॉइंट पर जो टाइम होगा वो होगा t/2, यानी हाफ टाइम। यहाँ पर होगा 3t/4, यानी सेकेंड जो 75% ना वो टाइम। और फिर फाइनल इस लाइन या इस पॉइंट पर टाइम होगा कैपिटल टी। तो यूँ ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया 4 हिस्सों में, यानी एक चक्कर का जो टाइम होता है ना वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब बच्चे मैंने क्या करना है, देखिए मैंने इस टाइम को, ये टाइम है स्मॉल टी, ठीक है, मैंने इस टाइम की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है, उनको सर्कल में भी साथ साथ समझते जाना है, और उनका यहाँ पर ग्राफ भी बनता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्मॉल टी यानी टाइम कितना है, 0। तो बेटे यहाँ पर मैं टाइम की जगह अगर 0 पुट कर दूँ तो आप देखते हो कि ये सारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई ये सारी वैल्यू डिवाइड बाई ये सारी वैल्यू, सारा कुछ 0 हो जाएगा ना ये वाला। तो इक्वेशन को ज़रा सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगी x = x नॉट, आगे है कोज, आगे है 2π/t और साथ में स्मॉल टी, वो तो 0 है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस आगे क्या है फ़ाई। बच्चे फ़ाई तो पहले ही हमने 0 लिया ना, केस 1 है ही हमारा यही, सो ये भी 0 हो जाएगा। सो इसकी जगह भी मैं 0 पुट कर दूंगा तो 0 + 0 भी 0 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा कोज 0, तो x = ये x नॉट है और ये x है, तो ये आ गया x = x नॉट × कोज 0। अब बच्चे आप कैलकुलेटर लें और कोज 0 करें, तो जब मैं कोज 0 करता हूँ तो जवाब 1 आ रहा है, तो इसका जवाब आ गया 1। अब x नॉट साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है इस 1 के, इक्वल टू x, यानी x आ गया x नॉट के। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, x नॉट, यानी मैक्सिमम आ गया। तो ये रहा x नॉट, यानी यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करना है और ये प्रॉपर कैलकुलेट करके निकला है। तो मेरा पहला पॉइंट ये मैंने शेड कर दिया, ये बन गया है। ओके, अब बच्चे आगे मूव करते हैं। टाइम 0 हमने समझ लिया। अब अगर टाइम t/4 हो जाए तो t/4 टाइम हम इस जगह पे पुट करेंगे, इसकी टाइम की जगह पे, और ज़रा कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास है x = x नॉट, आगे क्या है कोज, फिर ब्रैकेट 2π/T है, और डॉट जो स्मॉल t है ना उसकी जगह मैं ये वाला t/4 यूज़ करता हूँ, सो t/4। ठीक है, उसके बाद प्लस फ़ाई कितना है यहाँ पर देख सकते हो, फ़ाई तो 0 है, सो फ़ाई की जगह मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ, यानी ना भी पुट करें तो कोई मसला नहीं ना। अब ज़रा कटिंग भी कर लेते हैं।
देखिए ये टाइम टाइम से कैंसल, उसके अलावा 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। सो ये बन जाएगा x इक्वल एक्स नॉट, आगे कोज है और यहाँ पर बच जाएगा ऊपर पाए, ठीक है, और बटे के नीचे ये वाला 2 बच गया। अब आपको पता है पाई बाय 2 कितना एंगल होता है। देखिए बच्चे, पाई एंगल जो बराबर होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, और पाई बाय 2 यानी 180 डिग्री ओवर 2, तो ये 90 डिग्री में बनता है। तो ये x आ गया x नॉट, ठीक है, और उसके बाद है कोज 90 डिग्री। अब आप ज़रा कोज 90 करें कैल पे, तो बच्चे कोज 90 का जवाब क्या आ जाता है, 0, ठीक है। सो अब आप देखें x इक्वल टू एक्स नॉट, कोज 90 किया तो जवाब क्या आया, 0। अब ये x नॉट और 0 मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा ना। सो x की अपनी वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 0 आ गई, यानी अब मेरे पास x की वैल्यू 0 आई है, दूसरा पॉइंट, ठीक है। सो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट 0 वाली लाइन यानी यहाँ पे बनेगा, और t/4 के ऊपर निकाला है तो मैंने यहीं पे टिक करना है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट यानी इस लाइन पे पॉइंट बनाएंगे, और इस लाइन पे टाइम कितना लिया है, t/2 लिया है। अब ये तीसरा हमारा पॉइंट निकलेगा ना। सो t/2, तो बेटा मैं इस टाइम की जगह पर अब क्या पुट करूँ, t/2 पुट कर देता हूँ जी। तो बेटा अब हम सॉल्व करते हैं x इक्वल टू एक्स नॉट, उसके बाद है कोज, उसके बाद है 2 पाई ओवर कैपिटल T, जो स्मॉल t है ना उसकी जगह क्या पुट कर दें, t/2, ठीक है। उसके बाद प्लस फाई लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाई हमने सपोज ही किया है वो 0 डिग्री है। सो नाउ हम यहाँ पे कैंसलेशन कर सकते हैं, t से कैंसल, 2 2 से कैंसल, तो सिर्फ पाई बच जाएगा। अब बेटा आपको पता है जो पाई एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। सो ये है x इक्वल एक्स नॉट, आगे है ये वाला कोज, और इस पाई की जगह मैं 180 डिग्री लूँगा। अब मैं कोज 180 करता हूँ, जवाब -1 आ रहा है। सो ये है एक्स नॉट इंटू -1। सो बेटे एक्स नॉट -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स नॉट आ जाएगा एक्स की वैल्यू। सो अब तीसरा पॉइंट आपको कहाँ पे मिला, माइनस के एक्स नॉट के, यानी t/2 जब सपोज़ किया तो पॉइंट आया इस पर, माइनस के एक्स नॉट यहाँ पे ना, तो ये पॉइंट आया। अभी आप क्या करें, इन तीनों पॉइंट को ज़रा मिलाएं जी। तो बेटा इन तीनों को ज़रा मिलाते हैं तो देखें ये इस तरह से पॉइंट अभी मिल रहे हैं। अभी हमने आगे मूव करना है, आगे हम टाइम को 3t/4 सपोज़ किया हुआ है ना। सो अब मैं यहाँ पर टाइम की जगह क्या पुट करूँगा, 3t/4 पुट कर देता हूँ जी। तो बेटे इक्वेशन लिखते हैं, x इक्वल टू एक्स नॉट, आगे क्या है, पहले कोज है, सॉरी पहले कोज है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट है 2 पाई ओवर कैपिटल T डॉट स्मॉल t की जगह मैं लिख देता हूँ 3t/4, 3t/4, ठीक है। उसके बाद प्लस फाई है, फाई की वैल्यू 0 सपोज़ की हुई है तो वो 0 ही रहने दे। सो ये आपके पास बन जाएगा x इक्वल एक्स नॉट। अब ज़रा कैंसलेशन करें, देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, t से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 1 ज़ा 2 है और 2 2 ज़ा 4 है, तो ये बन जाएगा कोज ऊपर 3 इंटू पाई यानी 3 पाई और डिवाइडेड बाय 2 है, सही है जी। तो बेटा आप बात को सुने, आपको पता है ना 180 एंगल सॉरी पाई एंगल होता है 180 के बराबर। सो ये बन जाएगा एक्स नॉट कोज 3 पाई, यानी 3 और पाई की जगह 180 डिग्री में हमने जाना है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो जवाब आ रहा है 540। ये बन जाएगा एक्स नॉट, आगे है कोज 3 इंटू 180 कितना होता है, 540 डिग्री। अब इसको बेटे 2 पे डिवाइड कर देता हूँ तो जवाब आ रहा है 270 डिग्री। सो ये बन जाएगा एक्स नॉट कोज 540 ओवर 2 कितना होता है, 270 डिग्री। तो ये बेटे एक्स हमारे पास निकल आया, ठीक है। अब कोज 270 करते हैं तो कोज 270 का जवाब भी क्या आता है, 0। सो यहाँ भी हम 0 पुट कर देते हैं, ये है एक्स नॉट और ये है एक्स। सो एक्स बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। सो अब हमारे पास जब टाइम कितना हमने पुट किया, ऊपर वैल्यू देखें 3t/4, तो ये रहा 3t/4 और यहाँ पर हमारे पास अगेन कितना आ रहा है, 0।
तो मैं यहाँ पर पॉइंट बना लेता हूँ। अब मैं इस लाइन को बढ़ा के मिलाता हूँ यहाँ पर जी। तो बेटे मैं इस लाइन को बढ़ाता हूँ तो देखें ये इस पॉइंट पर मिल गए। अब अगला पॉइंट मुझे यहाँ पे सपोज़ करना है जब टाइम क्या होगा, कैपिटल टी यानी फुल टाइम पीरियड हो जाएगा जी। तो अगला जो टाइम है वो मैं इस स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट कर देता हूँ ना, इसके ऊपर है ना ये, यानी ऐसे इसकी जगह कैपिटल टी। सो नाउ आप देख सकते हो कि ये कैपिटल टी ऊपर आएगा, नीचे भी कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बन जाएगा 2 पाई, ठीक है। सो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये बन जाएगा x इक्वल टू एक्स नॉट कोज और सिर्फ 2 पाई रह जाएगा। आपको पता है ना पाई एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, क्योंकि 2 पाई 2 इंटू 180 से निकला है ना। सो ये हो जाएगा x इक्वल टू एक्स नॉट कोज 360। अब जब मैं कोस 360 करता हूँ ना तो जवाब आ रहा है 1, कोस 360 1 आ रहा है, ठीक है। सो साथ में यहाँ पर क्या है x नॉट इक्वल टू एक्स। सो बेटे x की वैल्यू निकल आई x नॉट के बराबर। तो अब x नॉट के इक्वल आ गया, तो यानी इस टाइम पर भी x किसके बराबर आएगा, इस x नॉट ये पॉइंट बनेगा। अब मिला देता हूँ यहाँ पर जी। तो आप देखें यहाँ पर ये वाला मैंने पॉइंट मिला दिया। अब ये वाली वेव आपके पास आती है जो कि किसकी वेव है, कब की वेव है, जब हमारे पास फाई यानी इनिशियल एंगल कितना है 0 एंगल है, ठीक है। तो ये वेव आती है जी। तो बेटे यहाँ पर देख सकते हैं कि जब फाई 0 डिग्री है तो इस तरह की वेव निकली है, और हमने भी बिल्कुल इसी तरह की वेव ऐसे निकाली है, ठीक है। सो आपने ये साथ साथ बनाते रहना है और समझते रहना है जी। बच्चों अभी हम केस नंबर 2 को समझते हैं। देखिए केस नंबर 2 में मैंने सारी कैलकुलेशन करके रखी है। केस नंबर 1 की आपको आई होप समझ आई होगी, उसकी वजह से मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ ये भी समझाऊंगा, ठीक है। अब केस नंबर 2 क्या है, व्हेन फाई एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री हो। केस 1 क्या था, जब इनिशियल एंगल यानी फाई 0 डिग्री था। तो अब देखें कि ये बॉडी ऑलरेडी इस पोजीशन पे खड़ी है और वो यहाँ से चली थी, तो वो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल पहले ही कवर कर रही है। तो हम कहते हैं इनिशियल एंगल यानी फाई ऑलरेडी 90 है। हाँ, अब वो यहाँ से अपनी मोशन आगे को स्टार्ट करेगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि टाइम अगर 0 था यानी अभी बॉडी यहीं पर है, ठीक है। सो x डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बच्चे ये हमने x का वो रिलेशन पढ़ा है ना, मैंने उसके अंदर टाइम 0 पुट करना है। कहाँ पे, यहाँ पे टाइम की जगह 0 आएगा। सुनाओ x इक्वल टू एक्स नॉट जैसे कि ऊपर है, साथ में कोज है ये वाला, उसके बाद ये 2 पाई ओवर टी भी है, बिल्कुल 2 पाई ओवर टी है। उसके बाद टाइम की जगह मैंने बेटे 0 पुट कर दिया, प्लस फाई, और फाई यहाँ पर कितना है 90। पहले केस में मैं 0 0 पुट करता रहा, लेकिन अब मुझे 90 90 पुट करना है, बस यही फ़र्क है, यकीन करें और कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद देखें बच्चे, ये 0 इस 2 पाई ओवर टी के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो सिर्फ 90 बच गया। तो ये रहा, ये कोस बचा और ये वाला 90 बच गया। कोस 90 कैलकुलेटर पे लें तो क्या आता है 0। एक्स नोट को 0 से मल्टीप्लाई करें तो x आता है 0, यानी जब टाइम 0 है ना, यहाँ पर देख सकते हैं टाइम 0 है, तो पॉइंट किस पे आएगा, x भी 0 होगा, यानी ये x है और ये 0, तो मुझे ये पहला पॉइंट यही मिल गया। ऑलराइट, नाउ टाइम जब t/4 हुआ यानी ये वाला टाइम, अब मुझे निकालना है कि इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या निकलती है। तो बेटा सिंपल सी बात है, इक्वेशन वही है, बस टाइम की वैल्यू अब कैपिटल T/4 पुट कर दें। तो देखिए टाइम की जगह यहाँ पे बनती है ना स्मॉल t, उसकी जगह t/4 पुट कर देना है, बाकी सारा इधर 90, क्योंकि केस 2 में 90 होना है फाई, और इधर 2 पाई ओवर टी, तो ये तो शुरू से ही फार्मूले का हिस्सा है ना, तो ये कंफ्यूज नहीं करना। अब थोड़ी सी कटिंग हो रही है यहाँ पे, किस तरह से बेटे, यहाँ पर जो है ना वो t से कैंसिल हो रहा है, ओके। इधर 2 1s are 2 है और नीचे 2 2s are 4 होगा, तो ऊपर ये वाला पाई बच जाएगा, तो ऊपर ये देखिए मैंने पाई लिखा है, और बटे के नीचे 2 बच गया, ये रहा 2, और साथ में जो 90 है वो तो वैसे ही आ रहा है, तो वो नीचे उतारते जाओ। अब पाई जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, 2 से डिवाइड किया तो 180/2 90 बन गया, और ये 90 वैसे उतार लेते हैं। 90 और 90 मिलकर 180 हो गए, कोस 180 किया तो -1 आया, -1 को मल्टीप्लाई किया तो बेटे माइनस का x नॉट आ गया। ये कब हुआ, जब टाइम t/4 है, तो ये रहा टाइम t/4, पॉइंट किस पे जाएगा, माइनस का x नॉट, तो बच्चे ये माइनस का x नॉट है, यानी इसके सामने मैं
t/4 के नीचे एक पॉइंट बना लेता हूँ। अब मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा इस तरह से, ठीक है, और आगे मूव करते हैं। नाउ मुझे t/2 के ऊपर समझनी है सारी बातें। सो अब मैं टाइम को सपोज कर लेता हूँ t/2 है, ठीक है। सो यहाँ पर टाइम की जगह जो मैं ब्लू से पुट करता हूँ ना, ये नई टाइम की वैल्यू होती है। तो टाइम की जगह t/2 पुट किया, ये किसका पार्ट है, फार्मूले का 90 एंगल, क्योंकि केस नंबर 2 है। सो अब यहाँ पर कटिंग करनी है, प्लीज़ फोकस कीजिएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और ये t और t भी कैंसिल हो गया, तो पीछे सिर्फ पाई बचा, तो वो मैंने पाई लिख दिया यहाँ पर, सही है। पाई के साथ पाई के साथ 90 डिग्री का एंगल आ रहा है फार्मूले वाला। बच्चे पाई एंगल किसके बराबर होता है, 180 के, और ये 90 आ रहा है। 180 और 90 ऐड हुए तो 270 हुआ। कोस 270 कैलकुलेटर पर करें तो जवाब क्या आता है, 0 आता है। 0 को x0 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन x0 हो गया। अब जब टाइम t/2 है तो x क्या आ रहा है, 0। तो ये रहा t/2 और 0 पॉइंट ये है, तो 0 के सामने और t/2 के ऊपर एक पॉइंट बना दें। तो अब मैं इनको ज़रा मिला भी देता हूँ। तो ये पॉइंट ऐसे जा रहा है और अब ये ऐसे मिल गया, ठीक है। मज़ीद आगे मूव करते हैं। अब अगर मैं टाइम 3t/4 लेता हूँ, यानी मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस फार्मूले में इस जगह पे टाइम है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे टाइम है। तो टाइम की जगह पे मैंने अब सपोज़ किया 3t/4। अब बच्चे ज़रा कटिंग करते हैं, देखें ये t कैंसिल हो जाएगा t के साथ, बिल्कुल कैंसिल हो गया। 2 1s are 2 बनेगा और 2 2s are 4 बनेगा। तो ऊपर बच गया 3 पाए और नीचे बच गया 2। तो ये देखें 3π/2। ये कैलकुलेशन हाथ से करके होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, बार बार करेंगे तब होगी। यहाँ पर बेशक आप मैं 100 बार भी कर दूँ आपको नहीं समझ आनी, एक बार खुद करके देखें। तो ये रहा 3π/2। अब बच्चे 3π/2 की वैल्यू होती है 270। ये पहले भी हमने किया हुआ है केस 1 में, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। आपने यहाँ पर पाए की वैल्यू 180 पुट करते हो ना डिग्री में, 180 डिग्री, तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर आंसर को 2 पे डिवाइड करना है। तो जवाब कितना आएगा, 270। और ये 90 एंगल तो नीचे उतार रहे हो ना आप। सो अब हमारे पास क्या है, 270 + 90 तो 360 बनेगा। साथ में कोस आता जा रहा है, कोस 360 किया 1 आया, 1 को x0 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में x0 आ गया। यानी अब जो टाइम 3t/4 है इसमें x0 पॉजिटिव आ रहा है, यानी यहाँ पे पॉइंट बनेगा। सो हम इस पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं, तो ऐसे वेव आ रही है। अगला पॉइंट सॉरी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, जब आप करोगे तो ऐसे वापस जाएगी वेव, ठीक है, यूँ। तो अब ये वेव बन रही है इस तरह से। ये हमारा केस नंबर 2 है और केस नंबर 2 क्या है, जब आपका इनिशियल एंगल 90 डिग्री हो। सो इस वेव को गौर से देख लें। ये बेटे आपकी ये दूसरी वाली वेव है और यहाँ पे उसने एक मिस्टेक की है, उसने यहाँ पर ना लिखा हुआ है कि 50 डिग्री, तो फिर ऊपर भी तो 50 है ना, तो ये गलत लिखा है उसने। देखिए ना, ऊपर 50 है, वेव वो आ रही है। अब यहाँ भी 50 होता तो क्या चेंज हो जाती वेव, नहीं, इसका मतलब बुक ने गलत लिखा है। ये 0 नहीं होना बेटा, ये 90 डिग्री होना है, केस 2 है ये। तो हमारे पास ऐसी वेव आ रही है, इसको दोबारा अच्छे से देख लें। और जो मैंने अभी बनाई है मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। ऐसे नीचे को जाके दोबारा ऊपर जा रही, तो अब मैंने वेव बनाई ऐसे नीचे को जाके ऊपर को जा रही, ठीक है। सो ये हमारे पास केस नंबर 2 है। अब बच्चे मूव करते हैं केस 3 पे, लेकिन मैं वो नहीं करवाऊँगा। देखें केस 3 क्या है, उसने क्या लिखा, फाइन 90 डिग्री, गलत है। यहाँ पे फाई कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। 90 वाली तो ऊपर वेव है, बनाकर तो दिखाई। सो अब बच्चे आपने क्या करना है, आपने जस्ट यही सारा प्रोसीजर करना है। 90 की जगह आप 180 को अब केस 3 सपोज करें, केस 2 काट दें, केस 3 बनेगा। मैं तरीका बता रहा हूँ, टाइम तो यही रहेंगे ना, पहला टाइम 0, फिर t/4, फिर t/2, फिर 3t/4 और चौथा भी कर लेना, वो कैपिटल T खुद है। नाउ आपने इस फार्मूले में इस फाई की जगह, ये जो फाई आ रहा है इसकी जगह अब 180 पुट करते जाना है, क्योंकि इधर मैं 90 देखें, ये 90 पुट किया, ये भी 90 पुट किया, ये भी 90 और ये भी 90, क्योंकि वो केस 2 था। बाकी कोई कैलकुलेशन में तो फ़र्क ही नहीं है, बाकी तो सेम फार्मूला चलता जाएगा। तो आपने बच्चे ये खुद करना है, आप खुद सीखोगे। और अगर कोई बच्चा लेट सपोज के लॉन्ग आ जाता है, अगर कोई बच्चा 2 केसेस भी लिख के आता ना अच्छे से, तो भी वो मोर देन इनफ होते हैं, क्योंकि इसकी डेरिवेशन देख रहे हो, बुक ने तो इतनी की भी नहीं हुई, तो 2 केसेस भी ठीक हैं। लेकिन अगर आप थोड़े क्रिएटिव बनो, खुद से तीसरा केस सॉल्व करो, नहीं होता मुझे बताओ, आई होप हो जाएगा। अब ज़रा हम जो शुरू में बात की थी ना, उस बात को देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ना फ़ेज़ की क्या डेफिनेशन पढ़ाई, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया कि फ़ेज़ वो एंगल होता है जो कि डिस्प्लेसमेंट x को स्पेसिफाई करता है,
ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर फेज़ चेंज करें तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है, कोई भी एंगल चेंज करें डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। पिछली वेव में इनिशियल एंगल कितना था, पहले केस में 0 था, फिर 90, फिर 180, तो वेव अलग आ रही है। आप देख सकते हो 0 डिग्री पर ये वेव बनती थी हमारे पास, 90 पे मैंने ये वेव अभी आपको बना के दिखाई, 180 पे ये वेव बनेगी, ट्राई करना। तो फेज़ हमारा क्या करता है, वो एंगल होता है जो डिस्प्लेसमेंट को वेरीफाई करता है, एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट ऑसिलेटिंग SHM, यानी जो पॉइंट SHM कर रहा है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, वेव भी डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट। इस कॉल्ड फेज़, ऐसे एंगल का नाम होता है फेज़ जी। तो शुरू में मैंने जो बात की थी कि यहाँ से लेकर, और ये निशान लगा भी हुआ है कि यहाँ तक, ये हमारे पास इन तीनों केसेस का ही खुलासा है। मैंने कोशिश की है समझ आए, मुझे बताइएगा कितनी समझ आई है कितनी नहीं आई। उसके बाद आपके पास एक शॉर्ट आता है, एक तो शॉर्ट फेज़ खुद है ना, कि फ़ेज़ की डेफिनेशन लिखो, जो यही बॉक्स आप लिख दोगे, ठीक है, और साथ में इस तरह की इक्वेशन लिख दोगे। और उसके बाद जो है मज़ीद हमारे पास एक डेफिनेशन या शॉर्ट बनता है इस टॉपिक में से, आउट ऑफ फेज़ क्या है और इन फेज़ क्या है जी। तो बेटे ये 4 केसेस को क्विकली समझ लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ना एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है। ऑसिलेटिंग सिस्टम मतलब जो सिस्टम SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ज़ाहिर है उसकी वेव्स आती हैं, जो हम वेव्स को ही समझना होता है ना हमने। तो ये एक सिस्टम की इस तरह से वेव आ रही है, और ये A केस है और ये B केस है, और ये दूसरे सिस्टम की भी जो वेव है वो सेम आ रही है। यानी आप देखते हो कि पहली वेव 0 से ऐसे शुरू हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरी वेव भी 0 से शुरू होकर किधर को जा रही है, ऊपर की तरफ। तो इन दोनों के दरमियान एंगल का कोई फ़र्क नहीं है, या फेज़ डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री। फेज़ डिफरेंस यानी फेज़ मतलब एंगल, उसका फ़र्क, क्योंकि दोनों वेव का बिहेवियर, डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट सेम टू सेम है। तो ये दोनों वेव के दरमियान डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री। लेकिन अगर ये वेव ऐसी होती कि जहाँ पर पहली वेव ख़त्म हो रही है ना, वहीं से आगे नीचे वाली वेव शुरू हो रही होती, ऐसे। लेकिन अभी आप देखते हो कि दोनों में कितना डिफरेंस है, पूरी एक वेव का फ़र्क है। तो A, B और C में कितना फ़र्क है, 360 डिग्री का फ़र्क है, क्योंकि एक पूरी वेव में एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। सो अगर ऐसे दो ऑसिलेटिंग सिस्टम है ना, जिनकी वेव में या तो 0 डिग्री फेज़ डिफरेंस है या 360 डिग्री फेज़ डिफरेंस है, ऐसी वेव कहलाती हैं इन फेज़, या वो सिस्टम्स कहलाते हैं इन फेज़। सो नाउ इन फेज़ क्या होते हैं, व्हेन फेज़ डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटिंग सिस्टम इज 0 डिग्री और 360 डिग्री, दे आर सेड टू बी ऑसिलेटिंग सिस्टम, ऑसिलेटिंग इन फेज़, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम ऑसिलेट कर रहे हैं इन फेज़, यानी फेज़ के अंदर। लेकिन अब बात को सुनिएगा, A वेव, B वेव कैसी वेव हैं, ये ऊपर को जा रही हैं, ठीक है, और 0 से शुरू हो रही है। लेकिन अगर मैं ये D वेव की बात करूँ ना, D वेव 0 से शुरू हो रही है लेकिन नीचे को जा रही है, तो यहाँ पर 180 का फ़र्क आएगा, फेज़ का डिफरेंस। वो ऊपर को जा रही है, एक ऊपर पूरा हिस्सा कवर कर रही है, 180 डिग्री है। नीचे वाली वेव ने वो हिस्सा मिस कर दिया, ऐसे हिस्सा होना था वो सारा मिस कर दिया। जब सारा मिस हो गया तो 180 का फ़र्क पड़ गया। A, B क्योंकि दोनों सेम हैं, और D के दरमियान 180 डिग्री का फ़र्क है। तो अगर ऐसे दो सिस्टम हुए जिसमें कितना फ़र्क हो, 180 का फ़र्क हो, तो हम उन सिस्टम्स को बोलते हैं आउट ऑफ फेज़। कहता है व्हेन द फेज़ डिफरेंस बिटवीन टू ऑसिलेटिंग सिस्टम इज़ 180, जब फेज़ का डिफरेंस कितना हो 180 का, दे आर सेड टू बी ऑसिलेटिंग आउट ऑफ फेज़। तो वो सिस्टम क्या कहलाएंगे, आउट ऑफ फेज़ कहलाएंगे। और बच्चे यहाँ तक आज का टॉपिक एंड होता है।